प्रिय छात्रों, आज हम जलवायु भारत की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की जलवायु कैसी है, इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। ये देखिएगा, जलवायु वायुमंडल की वह अवस्था है जो दीर्घकालिक होती है, अर्थात लंबे वर्षों तक समान रहती है। जलवायु और मौसम वायुमंडल की वह अवस्था है जो जल्दी बदलती है, यानी कि ये मौसम बदलते रहते हैं और लेकिन जलवायु स्थायी रहती है। ठीक है, इसमें समय का अंतराल होता है। मौसम एक छोटे क्षेत्र में हो सकता है कि चेंज हो रहा है, और जलवायु के अंदर ही एक तरीके से मौसम होते हैं, जो छोटे छोटे मौसम होते हैं। और जलवायु क्या होता है, जलवायु एक दीर्घकालिक दशाएं होती हैं जो एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई होती हैं, और ये मौसम छोटे क्षेत्र में और अल्प अवधि के होते हैं। अब आप देखिएगा, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और इसका कारण यह है कि भारत कर्क रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है, और इसका अधिकांश क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, इसलिए इसकी जलवायु कौन सी हो गई? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब मानसूनी का मतलब ये देखिएगा, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल जाती है। ठीक है, जो दिशाएं ऋतुओं के अनुसार बदलती हैं, हवाएं, वो क्या होती है? मानसून। अब जैसे मानसून है, गर्मियों में और सर्दियों में स्थल से सागर, सागर से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं, तो वो क्या हो गया? मानसून। ठीक है, किसी भी स्थान या देश की जलवायु किन किन कारकों पर निर्भर करती है, ये देखिएगा। उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है। समुद्र से दूरी का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे अगर हम अपन स्थल पे जाएंगे, स्थल के अंदर जाएंगे, तो वर्षा और जलवायु में अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, और वो स्थान किस अक्षांश पर स्थित है, तो अक्षांश रेखाएं भी डिपेंड करती हैं कि मौसम की जलवायु को, भारत की मौसम किसी भी जलवायु, भारत की नहीं, किसी भी जलवायु को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। भूमध्य रेखा पे और ध्रुवों तक जो अक्षांश फैले हुए हैं, तो भूमध्य रेखा के पास में तापमान अधिक होगा और ध्रुवों की ओर कम होगा, तो ये अक्षांश के ऊपर निर्भर करता है। उस स्थान की ऊंचाई क्या है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि अक्षांश होगा और समुद्र से दूरी, लेकिन अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र ऊंचा है तो उसका प्रभाव पड़ता है, जलवायु पर उसका प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर पहाड़ी की स्थिति कैसी है, और पहाड़ी की स्थिति पर भी निर्भर करता है। जैसे दिशा के आधार पर हम ये देख सकते हैं, जैसे अरावली पर्वतमाला है। अब अरावली पर्वतमाला चूँकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है, तो जो अरब सागर की जो शाखा है, मानसून की शाखा है, वो उसके पैरेलल समानांतर चली जाती है और कोई रुकावट पैदा नहीं करने के कारण वर्षा कम करती है। तो पहाड़ी की स्थिति भी जलवायु में वर्षा, तापमान, सब चीज़ों को प्रभावित करती है। अब ये देखिएगा, नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु, भारत की ग्रीष्म ऋतु। अब ये देखिए, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होने के कारण, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य 21 जून के आसपास कहाँ होता है? कर्क रेखा पर। भारत के पश्चिमी भाग में अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे भारत में मैप में देखिएगा LP लिख रखा है, लो प्रेशर बन जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर में ये देखिएगा HP भूमध्य रेखा के निकट हाई प्रेशर, उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनता है, जिससे हवाएं उच्च दाब से लो प्रेशर जो उत्तर पश्चिमी भारत में है, वहाँ उधर की ओर हवाएं चलने लगती हैं। ये पवनें समुद्र से होकर आती हैं, तो इसमें आर्द्रता होगी और जलवाष्प होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ये तट के पास में पहुँचती है तो वहाँ पे भयंकर बारिश करती हैं, और फिर जैसे जैसे तट से अंदर की ओर आंतरिक भाग में जाती हैं, तो ये वर्षा की मात्रा इनकी कम होती जाती है। जहाँ भी रुकावट होता है, पहाड़ी होती है, जहाँ पे भी रुकावट होगी वहाँ पे वर्षा तीव्र गति से होती है।
अब ये देखिएगा, दो शाखाएं हैं, अरब सागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें और दूसरी बंगाल की खाड़ी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। दो तरह की पवनें हैं, दो तरह की शाखाएं हैं जिनसे भारत में भारतीय मानसून बनता है। ठीक है, अब ये देखिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसमें देखिएगा अरब सागर का दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब भारत के स्थल के पास पहुंचता है तो 3 शाखाओं में बंट जाता है। ठीक है, कौन सा वाला? अरब सागर वाला 3 शाखाओं में बंट जाता है। अब ये देखिएगा मैप में, पहली शाखा केरल तट पर, केरल कहाँ है? केरल आपको लोकेशन पता होना चाहिए, केरल कहाँ पे है? केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। कब पहुंचता है? 1 जून के आसपास। ये मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराती है। ठीक है, पश्चिमी तट पर कौन से पहाड़ी है? सह्याद्री पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, जिससे ये केरल के तट पर टकराती है ये पहली शाखा, और पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानों पर वर्षा करती है, जबकि पश्चिमी घाट के ढलान पर अपेक्षाकृत कम वर्षा करती है। पश्चिमी जो घाट है उसके पश्चिमी ढलानों पर तो अधिक वर्षा होती है, और जबकि वृष्टिछाया प्रदेश होने के कारण पूर्वी ढलानों पर अपेक्षाकृत कम वर्षा करती है। अब देखिएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश अरब सागर के दक्षिणी पश्चिमी मानसून के वृष्टि छाया प्रदेश हैं। ठीक है, क्योंकि ये किधर पड़ रहे हैं? इस जो पश्चिमी घाट है, सह्याद्री पर्वतमाला है, इसके पूर्वी भाग में ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर ये क्षेत्र किस में आता है? वृष्टि छाया प्रदेश में। तो इस शाखा से इसमें वर्षा नहीं होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पर इस समय मानसून का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। और ये चित्र में भी दिखाया गया है, देखो वृष्टि छाया प्रदेश, जिधर से हवा आती है उधर वर्षा अधिक होगी, और उसके बाद में जो दूसरी ढलान है, दूसरी साइड है, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाया जाता है, जहाँ पर वर्षा कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी शाखा है जो कि 5 से 10 जून के आसपास मुंबई तट के से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पे? मुंबई के आसपास से भारत में प्रवेश करती है। ये देखो मैप में दर्शाया गया है, और इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के बेसिन में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो मध्य भारत में होकर गुजरती है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की बेसिन का क्षेत्र है वो अछूता रहता है। यहाँ पर ये मानसूनी पवनें वर्षा नहीं कर पाती हैं। ठीक है, अब अरब सागर की जो तीसरी शाखा है, वो तीसरी शाखा गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करती है। किससे? सौराष्ट्र से। तो पहली शाखा हो गई केरल से, केरल के तट पे, और दूसरी मुंबई के आसपास से शाखा प्रवेश करती है, और तीसरी सौराष्ट्र, गुजरात में जो सौराष्ट्र है कहते हैं उसको, वहाँ से तीसरी शाखा भारत में प्रवेश करती है। अरावली के सहारे आगे बढ़ती है ये शाखा, तीसरी शाखा, और राजस्थान के कुछ वर्षा कर कुछ क्षेत्रों में, जैसे उदयपुर, सिरोही क्षेत्रों में अधिक वर्षा कर, और यह सीधा कहाँ चली जाती है? पंजाब तक पहुँच जाती है, जहाँ बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों के साथ मिलकर पश्चिमी हिमालय में वर्षा करती है। ठीक है, अब जो दूसरी शाखा है, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, जिसके बारे में अपन बात करेंगे, तो वो शाखा और ये शाखा मिलकर पश्चिमी हिमालय में वर्षा करती है। ठीक है, ये चित्र बनाओगे तो अच्छे नंबर आएंगे। इसमें मैप है और डायग्राम है, ये चीज़ें ही होती है जिनसे आप अच्छे नंबर ला सकते हो एग्जाम में। अब ये देखिएगा, बंगाल की खाड़ी, अब ये अरब सागर की से उठने वाला जो मानसून है, पहली शाखा थी, उसमें 3 शाखाएं बताई थी, तो उसमें बता दिया कि कौन कौन सी है। अब इसके बाद में आता है बंगाल की खाड़ी की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भागों में टकराती है। कहाँ पर? बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भागों पर टकराती है। अब इसमें देखिएगा, म्यांमार के तट पर अराकान योमा की पहाड़ियाँ हैं, देखो ये मैप में दिखा रखा है, अराकान की पहाड़ियाँ हैं। ये पवनें अराकान की पहाड़ियों से विक्षेपित होकर भारत की तरफ मुड़ जाती है, और इसकी एक शाखा पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व से प्रवेश करती है, जो गंगा का मैदान कहाँ है? यूपी में, मुख्यतः बिहार और यूपी में है, और पंजाब के मैदान में बारिश करता है। ठीक है, जो ब्लैक वाली है वो वही है जो 1 नंबर डाल रखा है। ये अराकान योमा की पहाड़ियों से टकराकर विक्षेपित होकर और भारत के पश्चिमी तट की ओर हिमालय के सारे ये पंजाब तक चली जाती है शाखा। दूसरी शाखा
उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से जाकर वर्षा करती है। सीधा ये हिमालय की जो गारो खासी जयंती पहाड़ से टकराती है हिमालय के, और फिर बाद में यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा करती है। दूसरी शाखा जो कि यहाँ मेघालय के गारो शिखर पर स्थित कौन सी क्षेत्र है? मासिनराम, चेरापूंजी, मासिनराम यहाँ अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा करती है। मासिनराम में विश्व की सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। ठीक है, मासिनराम भारत का सबसे आर्द्र स्थान है। मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा का कारण वहाँ उपस्थित पर्वतों की कीप आकृति है। पर्वतों की आकृति वहाँ पे कैसी है? कीप आकार के हैं, जिससे वहाँ पे अत्यधिक वर्षा की होती है। नेक्स्ट देखिएगा, शीत ऋतु में क्या होता है। ये तो हो गया मानसून के बारे में, अब हो गया शीत ऋतु में जो है। शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में तो क्या था कि सूर्य कहाँ था? कर्क रेखा पे, और शीत ऋतु में सूर्य कहाँ चला जाता है? मकर रेखा पर लंबवत होने के कारण भारत के उत्तर पूर्व भाग में तापमान कम हो जाता है, जिससे भारत में हाई प्रेशर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और इसके विपरीत हिंद महासागर में जहाँ पहले हाई प्रेशर था वहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, स्थल से सागर की ओर चलने लगती हैं। ठीक है, हिंद महासागर, यहीं से उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत होती है। और ये कौन सा मानसून है? उत्तर पूर्वी मानसून। अब इसमें देखिएगा, जो ये देखिएगा आप इसमें, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जब स्थल से सागर की ओर हवाएं चलती हैं तो एक शाखा बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर और तमिलनाडु के तटीयवर्ती क्षेत्रों में बारिश करता है। जो ये वृष्टि छाया प्रदेश है उन क्षेत्रों में ये बारिश करता है, और शीतकाल में ही यहाँ पे वर्षा मुख्यतः होती है इस क्षेत्र में। अब देखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा, तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रहता है? इसमें दो कारण दे रखे हैं। देखिएगा, तमिलनाडु दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब शाखा है, उसमें क्या रह जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश में रह जाता है, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। फिर दूसरा, तमिलनाडु तट, कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर स्थित है। कैसे है? बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर स्थित है, इस कारण भी यह शुष्क क्षेत्र रह जाता है। अब देखिएगा, शीत ऋतु में जो वर्षा है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अब पश्चिमी विक्षोभ देखो, भूमध्य सागर से उठे चक्रवातों से जो कि पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं, तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ये वर्षा करते हैं। ये शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आने वाली एक तूफान है, चक्रवात है, जो भूमध्य सागर से उठता है। ठीक है, और भारत के पंजाब क्षेत्र में बारिश करता है। पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी भी होती है इससे। ठीक है, और यह रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और गेहूं की फसल बहुत फायदेमंद रहती है इस पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूं, मटर, सरसों, चना कम तापमान में बोई जाती हैं। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? देखिए, चावल, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, कपास वर्षा के समय बोई जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब भारत में वर्षा के आंकड़े, ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? भारत में इतने प्रतिशत भाग पर 75% से कम वर्षा होती है। अब देखिएगा, सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले पश्चिमी घाट, ये देखिए मैप में पश्चिमी घाट है, जो कि भारत के पश्चिमी तट के सारे फैला हुआ है। इसको सादरी पर्वतमाला भी कहते हैं, अपने इस पर चर्चा करी थी। दूसरा जो रेड हो रहा है ये कलर, मेघालय और उत्तर पूर्व का उप हिमालयी क्षेत्र, ये क्षेत्र हैं जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब जो सबसे कम वर्षा होती है 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, लद्दाख ये क्षेत्र सम्मिलित हैं।
और जिस स्थान पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन राज्यों में चावल की खेती की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है। आम्र वर्षा वाले क्षेत्र, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होने की मानसून के आने से पहले बिहार और पश्चिमी बंगाल में वर्षा देखने को मिलती है जो आम की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये बिहार और पश्चिम बंगाल, ये देखिएगा मैप में इसमें दर्शाया गया है, इसको आम्र वर्षा भी कहते हैं। और भारत की जलवायु के रास्ता इसमें बताया है। और कोई ऐसी कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपके पास मेरे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मुझे सूचित कर सकते हैं कि सर जो समस्या हो मैं आपको उसको बारे में अवगत कराऊंगा। धन्यवाद।